महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब चरण पर है। हर पार्टियां अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रचार रैलियां कर रही हैं। कांग्रेस ने इस बार मजबूत दावेदारी ठोकी है। महाविकास अघाड़ी के भीतर भी सबसे ज्यादा सीटें ली है और उसके बाद बीजेपी के खिलाफ अधिकतर कैंडिडेट उतारे हैं। विदर्भ से लेकर मराठवाड़ा से लेकर मुंबई और सभी रीजन में कांग्रेस ने बीजेपी को चुनौती पेश की है। तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले हैं। नाना बाबू, इस बार आपने महाविकास अघाड़ी में बार्गेनिंग अच्छी की है, क्योंकि इतनी सीटें, वो भी पहले 75-75 का फार्मूला आता है, फिर 85-85 जाता है, फिर 90-95 आता है, लेकिन जब सीट डिक्लेरेशन आता है तो 100 पार आप अकेले। मेरिट के आधार पर हम डिसीजन लेंगे और जो दल का जिस एरिया में दबदबा है उस दल को सीटें ज्यादा मिलना चाहिए, ये भूमिका हमारी थी और मुझे लगता है कि उसी आधार पर ये सब डिसीजन हुआ। इसलिए हमने कहा था शुरुआत में कि ये छोटा भाई बड़ा भाई, हमें महाराष्ट्र की जो महाभ्रष्ट और महाराष्ट्र की जो फूले अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करने वाली जो महाभ्रष्ट महायुति की जो सरकार है, उस सरकार को सत्ता से बाहर करना, यही हमारा उद्देश्य था और उस आधार पर हमें सीट सेलिंग भी हुआ और अब हम लोग चुनाव के मोड़ में हैं। आज विड्रॉल का लास्ट डेट है और कल से चुनाव की कैंपेन होगी और महाविकास अघाड़ी सबसे बड़ी पार्टी करके महाराष्ट्र में सत्ता में महाराष्ट्र की जनता की हित के लिए आई। देखिए, अब तक जो आपका और एनसीपी का हमेशा से जो अलायंस में रहा है कि जिसकी सबसे बड़ी पार्टी उसका सीएम, इस बार जब आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी होगी तो मुख्यमंत्री किसका? देखो, मूल सब्जेक्ट अभी मुख्यमंत्री की कुर्सी का नहीं है। महाराष्ट्र को बचाना हमारा धर्म है। महाराष्ट्र को बेचकर गुजरात को देने का काम इस तरह से शुरू हो चुका है। अमित शाह और मोदी जी ने महाराष्ट्र को अपना एटीएम बना के रखा है और महाराष्ट्र तबाह हो चुका है। महाराष्ट्र के उद्योग वहां लेके गए, महाराष्ट्र की तिजोरी कंगाल करके रखी है और ऐसे समय में महाराष्ट्र बचाना हमारा एक धर्म होने की वजह से जब बहुमत में हमारा जब सरकार आने वाली है तो तब हमारे हाईकमांड इसमें डिसीजन लेंगे और सबको वो बात एक्सेप्ट करेंगे। नाना, बीजेपी ने तमाम सारे वादे किए, लाडली बहन योजना जैसी लाई सरकार ने। विकास को काउंटर कैसे करेंगे? क्योंकि सरकार तो कह रही है हमने मेट्रो बनाया, सरकार कह रही है हमने रोड दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, नागपुर में एम्स दिया, कैंसर इंस्टीट्यूट दिया, इस कई सारे यूनिवर्सिटीज दिए। जब कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी तो नागपुर ऐसे ही बेचारा था और यही स्थिति पूरे महाराष्ट्र भर की बता रहे। बड़ा अच्छा बीजेपी कैंपेन कर रही है और हमारे लिए फायदे की है। कैंसर इंस्टीट्यूट किसका है? जो उद्योगपतियों के जो पैसे होते हैं, जो राज्य की जनता के इंडिविजुअल विकास के लिए दिए जाते हैं, वो पैसे से खुद संघ के लोगों ने ये कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया है, जनता के पैसे से बनाया है और खुद की प्रॉपर्टी बना के रखी है। तो इसको क्या बोलेंगे? विकास बोलेंगे? लोगों का इलाज नहीं हो रहा है वहां। फुकट तो इलाज नहीं करते, पैसे लेते हैं, करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जनता के पैसे से प्रॉपर्टी बनाएंगे और वहां पर जनता से पैसे लूटने का काम चल रहा है। उसको अगर ये विकास बोलते हैं, अगर फ्री में इलाज होता तो हम मानते हैं कि ये एक अच्छा इंस्टीट्यूट बना है। जो दूरदृष्टि है, जो बीजेपी गडकरी और फडणवीस के माध्यम से बताती है, तो उनकी दूरदृष्टि लोगों के पानी के अंदर में घर डुबाने की होती है। 52% एफडीआई जब देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे लेकर आते हैं पूरे प्रदेश में, और एक आंकड़ा देवेंद्र फडणवीस देते हैं कि पूरे देश भर में जितनी एफडीआई आई उसका 52% हिस्सा अकेले महाराष्ट्र में आया। तो आपको नजर नहीं आता, आप कहते हैं इंडस्ट्री जा रही है। अगर एफडीआई यहाँ पर ज्यादा आया है, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ज्यादा आया है, तो महाराष्ट्र में बेरोजगारी क्यों बढ़ी? उसका जवाब दो। वो नहीं देंगे। महाराष्ट्र की इंडस्ट्री जो है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की इंडस्ट्री गुजरात में लोगों ने भेजा। इस नागपुर शहर से भी
2 इंडस्ट्रीज बड़ी बड़ी गई है, हजारों करोड़ रुपए की गई है। नागपुर में तो अकेले 4 इंडस्ट्रियल जोन हैं, उसके बाद भी आप कहते हैं नागपुर में बेरोजगारी छाई हुई है। आपको पता होगा कि मिहान के माध्यम से नागपुर का प्रॉपर डेवलपमेंट और विदर्भ का डेवलपमेंट करने का सोच हमने बनाई थी और उसकी जगह हम लोगों ने मिहान का डेवलपमेंट शुरू किया था। 10 साल में मिहान की जगह फिर कभी रामदेव बाबा को दी जा रही है, कभी अनिल अंबानी को दी जाती है। तो उसमें क्या डेवलपमेंट, हजारों एकड़ जमीन उनको दिया गया है, क्या डेवलपमेंट हुआ है? मूल सब्जेक्ट है कि ये जमीन हमने लोगों किसानों से हमने संपादित की, वो बेचारे अपने गांव से ही उनको जाना पड़ा और उन्हें भी ये सोच के दिया था जमीन कि भाई हमारे नागपुर का डेवलपमेंट होगा, हमारे आने वाली कई जनरेशन को उसका फायदा होगा। लेकिन इन लोगों ने तो लूट मचा दी है। करप्शन की बात आप कर रहे हैं, आपके साथ जो व्यक्ति बैठे हैं नागपुर के पूर्व गृह मंत्री, उनके ऊपर 100 करोड़ रुपए का करप्शन का चार्ज लगा, कोर्ट में गए, जेल गए, वो आपको दिखाई नहीं पड़ता। आप कहते हैं 72,000 करोड़ के अजीत पवार को बीजेपी ने साथ में ले लिया, आप साथ में बैठे हैं 100 करोड़ की उगाही का आरोप जो जिनके ऊपर लगा था उनके साथ। अब 1 करोड़ भी वो उसने अपना कहां से 1 करोड़ है उनके पास, वो उन्होंने बता दिया, इसलिए उनको कोर्ट ने उनको रिहा कर दिया, छोड़ दिया। लेकिन अजीत पवार का मामला जो है, यही देवेंद्र फडणवीस 2014 में चक्की पिसी बात कर रहे थे, अब उनके साथ में वो डिप्टी सीएम बनकर बैठे हैं। तो मूल सब्जेक्ट है कि झूठ बोलने में बहुत एक्सपर्टी बीजेपी की है और ये इसमें लोग समझ चुके हैं कि बीजेपी का असली चेहरा क्या है। और मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में एक बड़ा सत्ता परिवर्तन आपको देखने मिलेगा। जैसे पार्लियामेंट में लोगों ने मोदी जी को भी नकारा, वैसे ही महाराष्ट्र की भ्रष्टाचारी सरकार और महाराष्ट्र का पतन करने वाली सरकार का भी पतन इस बार बहुमत से सरकार जनता महाराष्ट्र करेंगी और महाविकास आघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में बहुमत में आएगी। लेकिन लाडली बहना से महायुति सरकार को बहुत भरोसा है कि आप भले ही लोगों में रैलियां करते रहें, लाडली बहना जाकर के वो बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को चुन के देंगी। मुझे एक बड़ा ताजुब होता है इनका कि 1,500 रुपया इन लोगों ने दिया और महंगाई बढ़ाकर 5,000 रुपये बहनों से छीन लिया। तो ये बेईमान भाइयों की बहनें सुनेंगी? वो हवा में रहे, गुडफिल में रहें तो उनको। अब राहुल जी आ रहे 6 तारीख को, हमारे बहनों को क्या देना है, कैसे देना है, जो गारंटी देंगे उसमें आपको देखने मिलेगा। अगर हमारी सरकार लोकसभा में आती, देश के प्रधानमंत्री राहुल जी बनते तो बिल्कुल, क्योंकि सरकार ये योजना चलाती है। हमारी सरकार केंद्र में नहीं है, लेकिन राज्य में हमारी सरकार इस बार आ रही है और बहुमत में आ रही है और राहुल गांधी जी जो गारंटी देंगे महाराष्ट्र की जनता को, उसको पूरा करने का दायित्व हम लोगों का है और हम करेंगे। राहुल गांधी ने जो हिमाचल में गारंटी दी वो क्या पूरा किया? क्या राहुल गांधी ने जो यहाँ पे हरियाणा के लोगों को कहा कि हम गारंटी दे रहे हैं, उस पर भरोसा नहीं हुआ? राजस्थान में राहुल गांधी ने गारंटी दी थी जब पिछली बार सरकार आई थी अशोक गहलोत की। कर्नाटक में राहुल गांधी ने गारंटी दी थी। उन राहुल गांधी के गारंटी को बीजेपी कह रही है कि सारी गारंटी फेल हो चुकी है। अब राहुल गांधी खुद फेल हो चुके हैं, गारंटी फेल हो चुकी है, तो उनकी गारंटी पर महाराष्ट्र के लोग भरोसा क्यों करें? ये राहुल गांधी जी एक प्रामाणिक व्यक्ति है, जो बोलते हैं वही करते हैं। कर्नाटक में हमारी राहुल गांधी जी जो गारंटी दी थी वो गारंटी चल रही है, तेलंगाना में चल रही है। तेलंगाना की सरकार क्या क्या कर रही है वो भी महाराष्ट्र की जनता को पता है, हमको लग कर है, कर्नाटक हमको लग कर है। लेकिन गुजरात में जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां पे क्या चल रहा है, जैसे वहां अपना झारखंड में वहां जाकर नरेंद्र मोदी भाषण देते हैं कि इस तरह की योजना देने से, ऐसी इस तरह से रेवड़ी बांटने से सरकार कंगाल हो जाती है, ये योजना बंद करना चाहिए। और महाराष्ट्र में वही लाडली बहन का गुणगान गाएंगे वो लोग। 6 तारीख को राहुल गांधी जी गारंटी डिक्लेयर कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि इनसे अच्छा बहनों के लिए क्या क्या तोहफा लेके आने वाले और भावभीज की बहुत सारी योजनाएं बहनों को महाराष्ट्र के राहुल गांधी जी देने वाले हैं।
किसानों के लिए देने वाले हैं, युवाओं के लिए देने वाले हैं। हेल्थ में एक बड़ा जो आज 2-2.5 लाख रुपया मिलता है उसको बढ़ाकर सभी इलाज सब लोगों का फ्री में कैसा पर भी एक योजना ला रहे हैं। ऐसे 5 गारंटी और हमारा जाति न्याय जनगणना का जो इशू है वो भी उसमें आएगा, क्योंकि हम लोग सबको न्याय देने की बात करेंगे। संविधान खतरे में क्यों है ये समझाइए, क्योंकि लोगों को आप लोग ये कह रहे हैं कि संविधान खतरे पर है। राहुल गांधी जी भी 6 तारीख को सभा कर रहे हैं संविधान बचाओ। बीजेपी कह रही है मूलभूत ढांचे को चेंज नहीं किया जा सकता। 80 बार संशोधन वो कांग्रेस शासित जब देश था उस समय में हुआ, तो संविधान खतरे में एक गलत नैरेटिव सेट किया गया लोकसभा में और वही गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है विधानसभा में। ये झूठ बोलने में बिल्कुल मैंने कहा जब कि बहुत एक्सपर्ट है बीजेपी वाले, लेकिन जब पावर मिलता है उसका कैसा दुरुपयोग करते हैं उसके कई उदाहरण मैं दूंगा। एक उदाहरण देता हूँ। यूपीएससी से हम लोग सिविल सर्विस के जो इंडियन सिविल सर्विस होती है उसमें हमारी हम पोस्ट करते हैं यूपीएससी। देश भर से बच्चे उसमें IAS IPS उसमें एग्जाम देके पास, बिल्कुल उन लोगों को हम लोग देश की सिविल सर्विस में देते हैं। 2019 में 2024 में इन लोगों ने डायरेक्ट RSS माइंड के लोगों को यूपीएससी के एग्जाम न लेते हुए जॉइंट सेक्रेटरी रैंक पे इन लोगों ने बिठाया। क्या उस ढांचे को इन लोगों ने छेद नहीं पहुंचा। छत्रपति शिवाजी महाराज का मुद्दा कितना बड़ा मानते हैं? तो हमारा महाराष्ट्र जो है हमारे दैवत जो होता है छत्रपति शिवाजी महाराज है। डॉ. फुले अम्बेडकर विचारधारा हमारी है। उनकी सोच शिवाजी महाराज जी के बारे में कैसी है उसका अंदाज आ जाता है। जो कमीशन के चक्कर में भ्रष्टाचार के चक्कर में शिवाजी महाराज की प्रतिमा को विद्रूप करना चाहते हैं। अब जिस तरह से घटना जो हुई थी मालवण में राजकोट में, वो घटनाओं को पूरे दुनिया ने देखा और मुख्यमंत्री ने उस समय बताया कि हवा से गिर गई। अरे हमारी समंदर किनारे में कई छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां हैं जो मुंबई में भी आपने देखा होगा गेटवे ऑफ इंडिया के सामने। तो मूल सब्जेक्ट है कि करप्टेड जो लोग हैं जिनकी विचारधारा सिर्फ करप्शन है, चुनाव के समय में शिवाजी महाराज जी का नाम लेना, उनके जैसे आदर्श से हम सरकार चलाएंगे। तो शिवाजी महाराज जनता के राजा थे और वो ये खुद के लिए इनकी सत्ता का भोग लेने वाले लोग हैं। तो शिवाजी महाराज की विचारधारा और इनकी विचारधारा में जमीन आसमान का। आरक्षण खत्म करने का राहुल गांधी का एक बयान विदेश में आया, बीजेपी ने ट्वीट किया। आपने कहा कि राहुल गांधी ने क्या बुरा कहा कि अगर सब में जातिवादी मतलब अगर सब समान हो जाएंगे तो उसके बाद आरक्षण की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो लोग आर्थिक और एजुकेशनल कमजोर है उन लोगों को मुख्य धारा में लाना ये हमारा सबका दायित्व बनता है। हम मांग कर रहे हैं कि जाति न्याय जनगणना होना। ये कहते हैं कि हम सेंसस करेंगे तो इसमें बहुत बिल्कुल होता है और इसलिए जाति न्याय जनगणना अगर हो जाए और एक बार हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर देश का हर परिवार का आ जाए, हर इंसान का आ जाए, हर जाति के लोगों का है, तो उसमें का बहुत सारा रास्ता निकलेगा। हम चाहते हैं कि हमारा देश के हर इंसान एक सब बराबरी में आए। संजय राउत हमारे एक अच्छे मित्र हैं। हम जब दोनों मिलते हैं तो हम हमारा टारगेट ही महाराष्ट्र की बीजेपी होती है और हम लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं और हम पूरी महाविकास आघाड़ी इस बार महायुति को सत्ता से बाहर करना, ये हमारा मकसद है। आपस में हमारा कोई बैर नहीं। महाविकास आघाड़ी में सीएम पद का चेहरा कौन होगा ये हम नहीं पूछ रहे हैं, महाविकास आघाड़ी के आपके अलाइंस पार्टनर भी पूछ रहे हैं। उसकी चिंता हमें नहीं करना है, वो हमारा हाईकमांड उसको निर्णय लेंगे, उनका डिसीजन वो लेंगे। हमारी कोशिश है कि ये जो महाभ्रष्ट सरकार जो महाराष्ट्र में बैठी है, जो किसान विरोधी है, वो युवा विरोधी है, महिला विरोधी है, जो गरीबों के विरोध वाली सरकार है, वो सरकार को सत्ता से बाहर करना ये हमारा मकसद है। टारगेट हमारा वो है। रहा महाविकास आघाड़ी करके हम जाएंगे, क्योंकि उद्धव जी हो या शरद पवार जी हो या हमने पहले ही सोच लिया कि हम कोई भी मुख्यमंत्री की बात आज नहीं करेंगे। जैसे महायुति में भी वही हुआ है, जो हम बोलते थे वही महायुति बोलने लगी कि हम महायुति करके जाएंगे। महायुति में सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है आपको? मेरे को किसी के घर में
भाग के देखने की आदत है। किसानों का कहना है कि वही पैसे लो, लेकिन हमें बिजली पूरा समय चाहिए। ये सरकार दे नहीं सकती, क्योंकि ये सरकार ने कोयले में भी भ्रष्टाचार करके रखा है, आयात कर कर बड़े पैमाने में उसमें करप्शन किया है। महंगी बिजली होने की वजह से किसानों को कंसेशन में वो बिजली दे नहीं सकते, और इसमें लोगों को फसल निकालने में ही प्रॉब्लम हो रहा है। लोगों को चाहिए, हमें पूरी समय बिजली चाहिए, और हमारी सरकार आने के बाद हम किसानों को पूरे समय बिजली हम देंगे। आपको लगता है कि सबसे ज्यादा टारगेट किसको किया जाना चाहिए ताकि महायुति को डैमेज किया जा सके? तो ये चुनाव के बाद ना एकनाथ शिंदे रहेगा ना अजीत पवार रहेगा। बीजेपी ने जो अजगर सांप होता है ना, उस तरह से इन लोगों को घुमेट रख के रखा है। आपने देखा होगा कि बीजेपी ने इनको अपने उम्मीदवार दिए, इनके पास उम्मीदवार भी नहीं बचे। वोट जिहाद आप लोग करवा रहे हैं बीजेपी को हराने के लिए। वोट जिहाद से महाराष्ट्र में पूरी बीजेपी, पूरी महायुति परेशान है कि आपने धुले की सीट में एक साथ मालेगांव में इतने लोगों ने वोट किया कि जो सुभाष भामरे जीत रहे थे अचानक हार गए। तो जो लोग संविधान को नहीं मानते, जब आपने कहा ना, तो जो लोग संविधान को नहीं मानते वो लोग इस तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था के विरोध में बात करती है, वो बीजेपी करती है। किसको वोट देना नहीं देना वो जनता का अधिकार होता है, ये मालक नहीं है। केंद्र में दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी हुई है, तो नरेंद्र मोदी बोलेगा वैसे ही होगा। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में नहीं होता। लेकिन ये चाहते कि सब लोगों ने हमें वोट देना चाहिए, तो वोट जिहाद नहीं होगा। मुझे लगता है कि मुस्लिम हो या हिंदू हो, इनको जो हिंदुस्तान के लोग हैं, इनको सबको वोट करने का अधिकार है। इसको वोट करना नहीं करना उनका जवाबदारी जाती है। इतनी रैलियों से आप घबराए नहीं? 50 रैली देवेंद्र फडणवीस की, 6-7 रैली मोदी जी की, 6-7 रैली अमित शाह जी की, 15-20 रैली योगी आदित्यनाथ की, हेमंत बिश्व शर्मा की। इतने लोगों को फोर्सफुली डिप्लॉय किया गया है, इतनी रैलियां। आपको डर नहीं लगता कि इतना आप लोगों ने मेहनत किया 2.5 साल? जितना हमारे राज्य में आएंगे उतना ही महाविकास आघाड़ी को फायदा होने वाला है, इसलिए उनका स्वागत हम करेंगे। और जितनी हमारी बुराई करना है उन्हें करना चाहिए। महाराष्ट्र की जनता ने सोच ही है कि ये नकली जो मुखौटेपन के इस महाराष्ट्र में आते और महाराष्ट्र को लूटते, ऐसे लुटेरों को अब सत्ता नहीं देने का ये महाराष्ट्र की जनता ने मानस बना लिया है। महाराष्ट्र की जनता बहुत समझदार है, उसका निर्णय महाराष्ट्र ने लोकसभा में हाल ही में लिया है। तो इतने लोग खड़े होने से क्या होगा क्या नहीं, कौन किसका है, बी कौन किसका है, सी किसका है, सबको पता है। आपने खुद ने कहा कि ये पार्टी उनकी भी है, आपने कहा, मैं तो नहीं कहा। आप लोग तो दावा करते हैं ना। कभी नहीं बोला, हमने नहीं बोला, आपने कहा है। तो इसलिए लोगों को भी पता है, आपको पता है तो लोगों को भी पता है। तो नाना पटोले ने तमाम सारे मुद्दों पर बेबाकी से बातचीत की है और उन्होंने साफ कर दिया है कि जिस तरीके का 2.5 साल का कार्यकाल रहा, अब महाराष्ट्र में बीजेपी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को लोग नहीं चुनेंगे, बल्कि महाविकास आघाड़ी को इस बार सत्ता में वापस लाएंगे।